नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है टर्न द बस के इस ऑर्गेनाइजेशन में। और हम पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से राजनैतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की, जो कि आपके पाठ क्षेत्र आकांक्षाओं के बारे में बात करेगी। तो आज इस पाठ से हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भारत के इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 1980 के दशक में पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन ने सर उठाया, किस प्रकार से वहां पे स्वायत्तता की मांग बढ़ी, किस प्रकार से वहां के क्षेत्र आकांक्षाएं उभरी और क्या समस्याएं थी उसकी, और फिर बाद में जाकर सरकार के साथ क्या समझौता हुआ उसका, और किस तरह से यहाँ की जो समस्याएं हैं आज भी ज्वलंत हैं, और किस तरह से उन समस्याओं का कुछ हद तक निवारण करने की सरकार द्वारा कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या समस्याएं हैं मूलतः। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे कितने राज्य हैं। इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं और भारत की 4% आबादी यहाँ रहती है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि अगर वो पूछेंगे प्रश्न पत्र में तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 मणिपुर, नंबर 5 मिजोरम, नंबर 6 त्रिपुरा और नंबर 7 मेघालय। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये प्रश्न आने से आप क्या क्या लिखेंगे, आपको याद कर लेना है बिल्कुल कि इसको 7 बहनों भी बोला जाता है, यानी 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है, 7 बहनों का राज्य। और वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। तो यह इसके भूगोल को लेकर है। और इस पे प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो आपको लिखना होगा कि चाइना से लगती हैं, म्यांमार से लगती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर का जो सीमाएं हैं वो म्यांमार से लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश का सीमाएं जो है वो चाइना से लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो असम का जो सीमा है, और यहाँ पे मेघालय का सीमा जो है वो बांग्लादेश से लग रहा है। असम का सीमा, अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वो भूटान से लग रहा है। तो कौन कौन से 4 राज्य हो गए? चीन हो गए, म्यांमार हो गए, बांग्लादेश हो गए, भूटान हो गए। तो आपको याद हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं इसी की ओर कि यह जो क्षेत्र है भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटी सी और संकीर्ण सी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे एक 22 किलोमीटर लंबी जो एक रोड है, एक हाईवे है, वही जोड़ता है जाके हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ, पूर्वोत्तर भारत के साथ। नहीं तो हमारा जो संपर्क है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से, यानी ये वाला इलाका, दक्षिण पूर्व एशिया से यानी ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, इससे हमारा संपर्क टूट जाएगा दोस्तों। तो इसी के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास पूर्वोत्तर भारत है तो हम यहाँ से आसानी से जाकर दक्षिण पूर्व भारत में जा सकते हैं भूमि के माध्यम से। परंतु अगर ये वाला पोर्शन हमारे पास नहीं रहेगा, ये वाला भाग नहीं रहेगा, तो हमें बहुत हद तक समुद्र का सहारा लेना पड़ेगा दक्षिण पूर्व एशिया से जाके संपर्क करने के लिए। संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो संचार व्यवस्था है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा संचार का माध्यम नहीं है, इसके कारण यहाँ पे, और इसकी जो इतनी लंबी सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, बहुत, ये आपको छोटी सी दिख रही होगी इसमें, पर ये वास्तव में बहुत ज्यादा इसमें घुमाव और उतराव और चढ़ाव है। तो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही कर्व्ड है, कर्व है ये वाला इलाका। तो इसी के लिए इसकी जो रेखा है वास्तव में लंबी हो जाती है, और इसके कारण भी यहाँ पे जो राजनीति है वो काफी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के देशों का भी हस्तक्षेप है।
जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना हक जमाता है, चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका भाग है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत हद तक भारत और चाइना के बीच में भी विवाद रहा है। ऊपर से बांग्लादेश की जो अभी रिफ्यूजी क्राइसिस है, कि किस तरह से वहां के शरणार्थी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके काम काज करते हैं और यहाँ पे रोजी रोटी कमाते हैं, जिसके वजह से असम के लोग सोचते हैं कि उनका जो रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है वो कम होता जा रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है लोगों में। तो ये सारे मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति को काफी संवेदनशील बनाते हैं, और जिसका उत्तर जो है भारतीय राजनीति में हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कि पूर्वोत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें स्वायत्तता की मांग उठी है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया, और इसमें काफी अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों का विरोध भी एक प्रभावी मुद्दा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्वायत्तता की मांग के बारे में बात करेंगे और अलगाववादी आंदोलन के बारे में बात करेंगे, और तीसरा क्या मुद्दा है, तीसरा मुद्दा है बाहरी लोगों का विरोध। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे 2 नंबर के प्रश्न में कि पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में कौन से विशेष मुद्दे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 3 मुद्दे लिखेंगे, स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए कि स्वायत्तता की मांग के बारे में आप क्या बात करेंगे। कि स्वायत्तता के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि आप अपने विषय में बिना किसी हस्तक्षेप के निर्णय लेना चाहते हैं, और अलगाववादी आंदोलन को हम अगर आगे जाकर पढ़े तो हम समझते हैं कि वो एकदम से अलग होकर एक नया देश बनाना चाहते हैं या फिर एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। तो उस तरह की समस्याएं आई, तो स्वायत्तता की मांग से यहाँ तात्पर्य है असम की या फिर पूर्वोत्तर की जो राजनीति में, कि आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था। तो अगर जैसे कि अगर हम पिछले मैप में चले, तो अगर आप देखेंगे कि त्रिपुरा और ये जो मणिपुर है इसको छोड़कर ये जो पूरा राज्य जो है ये पूरा राज्य असम कहलाता था, यानी नागालैंड भी असम के अंदर आता था, मिजोरम भी असम के अंदर आता था, तो और मेघालय भी असम के अंदर आता था। तो इससे तो हमको ये समझ आ रहा है कि किस प्रकार से कौन कौन से राज्य से जो स्वायत्तता की मांग उठी हो सकती होगी। तो आप बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल। तो मिजोरम से उठ सकती है स्वायत्तता की मांग, और नागालैंड से उठ सकती है स्वायत्तता की मांग, और मेघालय से, क्योंकि ये सारे असम के भाग थे और वो स्वायत्तता की मांग उठी, तभी जाके बाद में ये सारे राज्य बने, है ना। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जिसमें अनेक प्रकार की भाषी जनजातियां समुदाय रहती थे, और इन समुदायों में ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग की। ठीक है, अलगाववादी आंदोलन की अगर हम बात करें तो हम मिजोरम से शुरुआत कर सकते हैं कि 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार द्वारा उचित तरह से प्रबंध नहीं किए जाने के कारण यहाँ पे जो अलगाववादी आंदोलन था वो काफी जोरों शोर से चला। ठीक है दोस्तों, परंतु मिजोरम को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर समझना होगा कि आखिर मिजोरम में किस प्रकार से अलगाववाद आंदोलन उठा और वो क्यों उठा। तो हमें थोड़ा पीछे जाके इतिहास को समझने की जरूरत है कि 1947 के जो समय में जब हमारा देश आजाद हुआ तब उस समय में काफी बदलाव आए थे, और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय और का खासी पहाड़ी जो क्षेत्र था वो पहले से अलग अलग रियासतें थी। आजादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ और पूर्व उत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 यानी 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन में से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए, और इसका अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण था। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका बहुत हद तक, और कारण यही था कि जो पड़ोसी राज्य और देशों से आने वाले शरणार्थी
के कारण भी इस इलाके की जो जनसंख्या की संरचना में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया था। पूर्व उत्तर का अलग थलग पड़ जाना और इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य इस हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसे कई बात ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति को और जैसे ही जटिल समस्याएं पैदा हुई तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी मतलब अलग अलग तरह की मांगे उठने लगी। संचार व्यवस्था भी यहाँ पे लचर था, मतलब सही नहीं था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें भी एक कारण थी स्वायत्तता और अलगाववादी आंदोलन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि जो स्वायत्तता की जो मांग थी 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसके जो शेष दो मुद्दे हैं, जैसे कि बाहरी लोगों का के खिलाफ विद्रोह और अलगाववादी आंदोलन को हम 1980 के दशक में अच्छे से देखते हैं। आजाद चलिए अब जानते हैं स्वायत्तता की मांग किस प्रकार से उठी। तो जैसे कि जो गैर असमी लोग भी रह रहे थे, क्योंकि जो हमने पहले भी पढ़ा कि किस प्रकार से आज़ादी के पहले मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे तो जो मेघालय था, नागालैंड था और अ, जो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम का जो क्षेत्र था वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे वहाँ की अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग तरह के उनके भाषा थी, तो ये सारी उनके पहचान थे। पर क्या हुआ जब गैर असमी लोगों पर असम की सरकार ने असमी भाषा को थोपना शुरू कर दिया तो यहाँ पे स्वायत्तता की मांग उठी। और जो इस जातीय समुदाय के जो नेता थे उन्होंने एक ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो कि बाद में 1960 के में जाकर ज्यादा व्यापक ऑल इंडिया पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काट कर कई जनजातीय राज्य बनाया जाए, मतलब असम से कटकर अन्य अन्य राज्य बने, जिससे बाद में चलकर वही मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य उभर कर आते हैं बाद की राजनीति में हम देखें तो लगभग 1972 तक पूर्व उत्तर का जो पुनर्गठन पूरा हो चुका था। लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई थी और उदाहरण के लिए असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की। परंतु इन सारे जन आंदोलन और विद्रोही कार्रवाइयों के बाद भी ये समझना जरूरी था कि सरकार और राज्य को छोटा नहीं कर सकती थी और इसीलिए मतलब सरकार ने और राज्य को छोटा नहीं किया मूलतः। और यही कारण था कि बस नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ही कटकर असम से नए राज्य के तौर पे निकलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अलगाववादी आंदोलन के बारे में। तो अलगाववादी आंदोलन, अब समझिए कि मिजोरम में क्या हो रहा था, मिजोरम कैसे निकल कर आया। तो स्वायत्तता की मांग से निपटना आसान तो था नहीं, क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का जो समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समूह ने अलग देश बनाने की मांग की तो वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं, उन्होंने पूरा सिद्धांत बना लिया था कि अब हमको अलग देश बनाना ही है। तो इसी के लिए जब अलग देश की नेतृत्व कर रहे थे जो नेता, उन्होंने बहुत लंबे समय तक जन आंदोलन चलाया और काफी ज्यादा सशस्त्र आंदोलन भी किए जिसमें उन्होंने शस्त्र उठाए, हिंसा की। तो यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। पर कुछ मिजो लोगों का मानना ये था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया का जो जो हिस्सा नहीं थे, इसीलिए उनको भारतीय संघ से कोई नाता नहीं रखना चाहिए, उनको एक अलग देश बनाना चाहिए। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा और असम सरकार ने क्या किया, असम सरकार इससे समुचित तरीके से निपट नहीं पा रही थी। चूंकि असम सरकार नहीं निपट पा रही थी, इसी के लिए जो अलगाववादी आंदोलन जो चल रहा था, जिसको बहुत हद तक जन समर्थन मिला और इसका नेतृत्व किसने किया, लाल देंगा ने किया। लाल देंगा कौन थे, लाल देंगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता थे। 1959 के अकाल के बाद वह विद्रोही बन गए और उन्होंने बाद में जाके पूरा ये आंदोलन चलाया।
तो 1966 में क्या हो रहा था कि मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए पूर्णतः आंदोलन, एक हिंसक आंदोलन चलाया। और इसी तरह जो भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशकों तक काफी ज्यादा लड़ाइयां चलती रही। और मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध वो होता है कि छिप कर झाड़ियों के पीछे से अटैक करना, या फिर छिप कर झाड़ियों के पीछे से हमला करना। तो ये एक तरह की युद्ध की एक तकनीक होती है जिसको हम लोग गुरिल्ला तकनीक कहते हैं। उससे, और ये जो आंदोलनकारी थे, जो अलगाववादी आंदोलन कर रहे थे 1966 के दशक में, इनको जो पाकिस्तान की जो सरकार है उस समय में इनको तत्कालीन, उस समय में क्योंकि बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश 1971 में बन रहा है, तो उस समय में इन लोगों को पूर्वी पाकिस्तान में इन मिजो विद्रोहियों को वो ठिकाना देते हैं, इस इन आंदोलन को फंड करते हैं, इनको पैसे देते हैं, इनको आंदोलन करने में, अलगाववादी आंदोलन करने में पैसे वैसे देते हैं, तो ताकि ये अच्छे से आंदोलन करे और अलग राज्य बना ले। परंतु इन सारे गतिविधियों के बाद भी जो भारत सरकार जो है, भारत सरकार नहीं मानती है। और इसमें आम जनता को भी मतलब कि काफी कष्ट उठाना पड़ा था इस विद्रोही गतिविधियों के कारण। और एक दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल करना पड़ा भारत सेना को। और सेना ने इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हो गई थी। तो 2 दशक तक यही तरह, इस तरह की बातचीत चलती रही। परंतु बाद में जाकर एक सकारात्मक समाधान तब आया जब राजीव गांधी की सरकार सत्ता में आती है। और 1986 में राजीव गांधी और लाल देंगा के बीच एक शांति समझौता होता है। तो आपको ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि लाल देंगा और राजीव गांधी समझौते के बारे में समझाइए। तो आप क्या समझाएंगे कि इस समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया और लाल देंगा जो है वो पहले मुख्यमंत्री बन गए मिजोरम के। और यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के तौर पे साबित हुआ। और आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिजोरम से अच्छी कला, साहित्य और विकास सामने आ रहे हैं और मिजोरम एक शांतिपूर्ण राज्य बन चुका है। उसी प्रकार से जब हम नागालैंड की कहानी को पढ़ते हैं दोस्तों, तो नागालैंड के बारे में भी हमको समझने की जरूरत है। लेते हैं दोस्तों। तो नागालैंड में क्या था कि नागा नेशनल काउंसिल ने अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 में ही भारत से अलग होने और वृहत नागालैंड की मांग शुरू कर चुके थे। तो वो नागालैंड को एक अलग देश बनाना चाहते थे और उसके ही कारण उन्होंने सशस्त्र संघर्ष चलाया था। और कुछ समय बाद जो ये पार्टी थी, नेशनल काउंसिल, कुछ समय बाद एनएनसी में 2 गुट आ गए थे, और जो कि मोयव्वा एम और तथा दूसरा जो है वो खापलांग के बन गया। तो ये पार्टियां बनी, पर नागालैंड का जो अभी तक इसका जो मुद्दा है मिजोरम की तरह निपटाया नहीं गया है। और भारत सरकार ने सन 2015 में एनएनसीएम गुट से शांति स्थापना के लिए समझौता किया। परंतु स्थायी शांति अभी भी बाकी है। तो पूर्णतः शांति नहीं आई है, जबकि कुछ हद तक शांति स्थापना के तरफ, एक समझौते के तरफ एक कदम बढ़ाया गया है भारत सरकार और नागालैंड के द्वारा। परंतु यहाँ का जो मुद्दा है अभी भी उतना ही संवेदनशीलता के साथ हमें देखना चाहिए, और वो काफी संवेदनशीलता का मुद्दा है। और अभी तक भी ये मुद्दा सुलझा नहीं है नागा और भारत सरकार के बीच में पूर्णतः। अब बात करते हैं बाहरी लोगों के विरोध के बारे में। तो पूर्व उत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ तथा भारत के दूसरे प्रांतों से आए लोगों को यहाँ की जनता अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती है। तो इस बिंदु को अच्छे से समझिए दोस्तों कि बाहरी लोगों के प्रति क्या विरोध है। तो असम की जो जनता है वो क्या चाहती है, जैसे कि बहुत जो भारत के दूसरे राज्य से भी वहां पे लोग गए, और बांग्लादेश के भी कुछ घुसपैठी जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी वहां पे चले गए थे। और वहां पे जाके जितनी भी आर्थिक संसाधन है, जितने भी रोजगार के जो संसाधन है, वहां से वो भी अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ा कि जो वहां पे रह रही जनता है, जो वहां की मूलभूत जनता है, तो वहां पे वो सोचती है कि जब
बाहर के लोग आने लगेंगे तो वो अल्पसंख्यक में हो जाएंगे, और चूंकि वो जैसे अल्पसंख्यक में हो जाएंगे तो उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी आसामी पहचान और उनकी और फिर या फिर पूर्वोत्तर की जो भी मतलब अलग अलग संस्कृतियां हैं उनकी पहचान को अच्छे से ठोस तरीके से नहीं रखा जा सकेगा। तो यही कारण था कि ये बाहरी लोगों के खिलाफ आज भी विद्रोह करते हैं, और वे नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी लोग इनके राज्य में आए, क्योंकि यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ है कि आर्थिक संसाधन बट गए हैं, जिसके कारण जो वहाँ पे मूलभूत निवासी हैं उस क्षेत्र के, उनको बहुत ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज उनकी एक कारण थी, और वो सोचते हैं कि अगर हम अल्पसंख्यक बन जाते हैं तो हम हमारे संस्कृति को भी बहुत गहरा से खतरा पहुंचेगा। तो 1969 में असम छात्र संगठन आसू ने बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह किया और ये आंदोलन चलाया, और इसके परिणाम स्वरूप आशु और राजीव गांधी के बीच एक शांति समझौता हुआ था बाद में जाके। और फिर 2016 के समय में हम देख लेते हैं कि असम विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का वो एक प्रमुख मुद्दा रहा था। तो इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत के बारे में यही हम समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे आजादी के बाद अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें क्या क्या सबक मिला है। तो हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, और अब हमको ये जानना है कि हमने क्या क्या सीखा इस पूरे पाठ से। तो हमने पहली चीज ये सीखी है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, और यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक ज्वलंत रास्ता है। हमारे जैसे डेमोक्रेसी में, हमारे जैसे लोकतंत्र में जहाँ पे अनेक मात्रा में विविधता है, और तभी तो हमारा पूरा यह स्लोगन था, ये पूरा हमारा मंतव्य था। जब भी हमारा जो भी हमें आजादी मिली थी तब से हमारा यही मंतव्य है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता और विविधता में एकता जिसको हम बोलते हैं। तो उस चीज को हमको बना के रखनी चाहिए, और क्षेत्रीय आकांक्षाएं से हम तो भाग नहीं सकते हैं, और इसके साथ ही हमें जीना है, और हम इसको किस तरह से अच्छे से सुलझा सकते हैं ये हमें समझने की और ज्यादा जरूरत है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है, जैसे कि हमने देखा था कि किस प्रकार से राजीव गांधी के समय में भी और अन्य सरकारों के समय में भी किस प्रकार से शांति समझौते होते हैं, और फिर राज्यों में अ, शांति स्थापित होती है। सत्ता के साथ साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। अगर हम क्षेत्रीय आकांक्षा और लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो सत्ता है उसको अपने शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे जैसे लोकतंत्र उनको नम्रता जैसी चीजें सिखाती हैं, जो कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखने की आ, समझ से है। यानी आपको क्या करना है, आपको केंद्रीयकरण नहीं करके सभी राज्यों को सुनना है, और सभी राज्यों को केंद्र के साथ मिलाकर शांति पूर्वक रखना है, और सभी की जो आकांक्षाएं हैं उनको सुनकर उसका एक अच्छा और उसका एक सही हम बोल सकते हैं कि एक हम उसका एक उत्तर खोजने की कोशिश करें साथ में मिल करके। तो ये चीज होनी चाहिए कि हम उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार उनको मिलाकर किस प्रकार से कार्य कर सकती है और किस प्रकार से कार्य किया है। तो हमारे जैसे लोकतंत्र में उस चीज की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व हो जाता है। और अंततः हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखना, कि जिस प्रकार से, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि अगर कोई एक क्षेत्र या एक राज्य आर्थिक, सामाजिक और ये सारे आंकड़े पर, राजनीतिक आंकड़े पर आगे है, जबकि दूसरा बहुत पिछड़ा है, तो उससे क्या होता है, एक अलग सी ईर्ष्या भावना पैदा होती है अन्य राज्य में रह रहे, पिछड़े राज्य में रह रहे लोगों के मन में कई हद तक, और उनको सही मायने में अम, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने के कारण ही क्या होता है कि वो और पिछड़ते जाते हैं, और इस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जो सरकार को क्या होना चाहिए कि क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और सभी क्षेत्र के विकास और उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण और सुचारू रूप से कार्य करते रहना चाहिए।
ये वीडियो यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।